Welcome, Gulshan Sharma. Thank you so much for taking time off to meet us and be a part of this podcast, The Growth Caliber, where we will be requesting you to share your insights, inspirations, and your entrepreneurial journey. Glad to be part of this, ma'am. Thank you so much. So, I have a set of questions that I would love to ask you and understand more about your journey. Can you share, first of all, can you share the story behind the inception of Phalhari, right? And what inspired you to enter the D2C space in India's fresh fruit products industry? Why that story? What is the story behind this entrepreneurial journey that you started? So, मैं ये कहूँगा कि it's a by chance journey. So it's not very much planned. और मैंने कुछ सोचा था particular कि मैं ऐसा करूँगा. So it's a by chance entrepreneurial journey in my case. So I was just passing out in 2013. Mechanical engineering में complete कर रहा था अपनी. So 6 months की internship चल रही थी दिल्ली में. So वहाँ पर मेरा आखिरी मंथ चल रहा था प्रोजेक्ट का. So मैं अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंप्लीट कर रहा था. I was very excited. My boss told me कि यार इतनी अच्छी फाइंडिंग्स हैं, इस पे जर्नल पब्लिश कर सकते हैं. तो मैं कोड्स पढ़ रहा था और मैं 17-18 was on what? कौन सी कंपनी में और कौन सा डोमेन में था इंटर्नशिप? So फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस करके एक सब्जेक्ट होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में. So उसी डिपार्टमेंट में FEA डिपार्टमेंट था उस कंपनी में, हेल्दर टॉपसोय. और वहाँ पर मतलब रिफाइनरी टेक्नोलॉजी पे काम करती है वो कंपनी. तो ये जैसे IOCL और जो बड़ी कंपनीज है जिनके रिफाइनरीज होती हैं, तो जो डीजल के जो रिएक्टर प्रेशर वेसल्स बोलते हैं हम लोग, तो वो प्रेशर बेड्स की टेक्नोलॉजी ये लोग प्रोवाइड करते हैं. तो मैं स्पेशली उन प्रेशर बेड्स जो जिस सपोर्ट रिंग के ऊपर वो प्रेशर बेड्स होते हैं, तो उन सपोर्ट रिंग की थिकनेस कैलकुलेट करता था मैं वहाँ पे. तो इट्स वेरी पर्टिकुलर और उनकी मटेरियल थिकनेस टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग करना मुझे बहुत एक्साइट करता था. तो वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ. सो उन्होंने बोला कि इतनी यूनिक फाइंडिंग्स हैं, इस पे जर्नल पब्लिश हो सकता है. सो मैं बहुत एक्साइटेड था कि यार ये सब हो रहा है ग्रेजुएशन लेवल पे. तो मैं बहुत काम करता था उस समय 17-18 घंटे. बस एक दिन 17 मई की बात है, मैं लैपटॉप पे काम कर रहा था और मेरी आंख में ऐसे कुछ हुआ मुझे. मैंने मेरे बॉस को बताया. सो वो मुझे डॉक्टर के पास ले गए. पता चला कि मेरा रेटिना डिटैच हो गया है. सो लकीली आई एडमिटेड टू एम्स. अगले दिन ऑपरेशन हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन मेरा पूरा माइंडसेट चेंज हो गया. तो जो सब्जेक्ट, जो डिपार्टमेंट, जो चीज मुझे फैसिनेट करती थी वो मेरे लिए बंद हो गया. फिर मैं मतलब मोस्टली अपनी हेल्थ के ऊपर कि मुझे कैसे अब फिट रहना है, कैसे इसको ठीक करना है और कुछ और करना है, ये सब नहीं करना है. सो वहां से जर्नी शुरू हुई. और फिर मैं मतलब जस्ट फिर दिल्ली के अंदर मैंने देखा कि क्या कर सकते हैं. तो मेरे को खाने पीने का बहुत ज्यादा शौक था. है अभी भी, लेकिन पहले बहुत ज्यादा था. बाहर में बहुत खाना खाता था. अच्छा. सो वहां मुझे एक प्रॉब्लम लगी कि यार इतना बड़ा मेन्यू होता है, किसी भी नए रेस्टोरेंट में जाते हैं हम लोग. सो हम लोग 4-5 डिश होती हैं जो हमें पसंद होती है. वो मेन्यू अगर में दिख नहीं पा रही है तो हम गेस करते हैं, तुक्का मारते हैं, और वो तुक्का अगर गलत हो गया तो उस रेस्टोरेंट में वापस नहीं जाते. सो वी मेड अ पर्सनलाइज्ड डिश रिकमेंडेशन इंजन कि किसी भी आप रेस्टोरेंट में जाओ, आउट ऑफ 300 का जो मेन्यू है उसमें से 4-5 डिशेज आपके सामने आ जाए जो आपको अच्छा लगेगा ही ऑन योर मतलब टेस्ट प्रोफाइल. तो हम लोग कुछ सवाल पूछ के और फीडबैक्स और सर्वेस के माध्यम से हमने एक इंजन डेवलप किया था. सो दैट वाज माय फर्स्ट वेंचर, फीस्टिक, जो मेरी कंपनी का नाम भी है, फीस्टिक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड. सो 1 साल 1.5 साल उस पे काम किया, बिल्ड किया, 150 रेस्टोरेंट्स ऑन बोर्ड करे, तो उसे बंद कर दिया जनवरी 2014 में. एंड जनवरी में बंद हो रहा था और जनवरी एंड में नाम ये फलहारी का आइडिया आया. फलहारी नाम आया मेरे जहन में. सो फलहारी जो कैसे, व्हाट वाज द इंस्पिरेशन? सो इंस्पिरेशन ये था कि मतलब पहले तो नाम के बारे में बताता हूँ मैं. नाम का क्या मतलब है, 2 वर्ड से बना है, फल और हरी से. तो जो फल की चिंता हरी पे छोड़ देता है, लाइफ में एकदम फिट हो जाता है. तो इसको मैं एज अ फिटनेस एपिटोम कंसिडर करता हूँ. अब इसकी इंस्पिरेशन ऐसे है कि मैं कॉलेज टाइम से
एक मतलब डिस्कोर्सेस के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम मैंने अपना स्पेंड किया है, वो है ओशो गीता दर्शन। Okay, okay. सो अराउंड 260 डिस्कोर्सेज हैं, तो मैं 2012 से 2015 तक वही सुनता रहता था कंटिन्यूअसली, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम। Okay. सो वो मेरे कान में बज रही थी गीता, और फिर मुंह से ये नाम निकल गया फलहारी। तो गीता का Very सार है ये nice. 2 शब्दों में। Right. तो मुझे लगा कि लोगों तक ये बहुत मेरे को एनर्जाइज करता है ये वर्ड, तो लोगों तक पहुंचाना चाहिए इस नाम को। तो फ्रूट के साथ स्टोरी कनेक्ट की Okay. कि यार नेचर, मतलब हेल्दी रहने के लिए हमें नेचर के साथ अलाइन होना पड़ेगा। Correct. नेचर के साथ if we want to align with nature, so the most beautiful and most colorful and most delicious thing is fruits. Fruits. Okay. So we started this simple idea of fruit box subscription Okay. with corporates. Okay. This is how our journey started in 2015. Now, from that single box, it's been a journey of more than 8 years, and it's a portfolio of more than 130 plus products of fresh fruit products. Fantastic. So yeah, It's all about fruits. it's all about fruits and about मतलब जो हेल्थ रॉ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, रॉ ईटिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, उसके अराउंड सारी कहानी है, नॉट Very विद nice. कुक्ड फूड। Okay, okay. तो हमारा Raw अभी foods. हाँ रॉ Which they call as pranic foods also. pranic foods, yes, Yes. absolutely, ma'am. Yeah. So- Brilliant. Thank you for sharing that. Just to take that further, as the founder and the CEO of Alhari, what strategies have you adopted and have played a crucial role in the rapid growth and scaling of your brand, particularly in the D2C market? Growth or scale का story कैसे? How are you able to build that? बिल्कुल बिल्कुल मैम, बहुत आपने इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है ये। सो हम लोग इनिशियल ईयर्स में, जो कि बहुत बड़ा सवाल भी है लोगों के लिए कि इतना टाइम हो गया और अभी भी ग्रोथ, मतलब इतना बड़ा ग्रोथ का नंबर नहीं है फलहारी के पास। सो इनिशियली 4 to 5 years we are just doing business with a single product, Okay. single fruit box, Okay. because of the perishability involved in this business. So we are not carrying a hell lot of inventory together at a particular time. So hell lot of inventory, I mean to say that 25 to 26 varieties, all the fruit available in the market, Okay. we are not keeping it Okay. at our kitchen or at our workplace. Okay. So हम लोग मोस्टली ये कोशिश करते थे कि सब्सक्रिप्शन अपफ्रंट ले लें, उन पैसों से फ्रूट्स खरीदें और 2-3 दिन के अंदर उसको अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन बना के दें, जिससे कि हमें रिस्क ऑफ इन्वेंटरी ना रहे। Okay. तो हम लोग एट द टाइम वी आर डूइंग जीरो वेस्टेज, कुछ वेस्ट का है ही नहीं, क्योंकि हमें खुद से कस्टमाइज करके कस्टमर को देना है, एंड कस्टमर को पता नहीं है उसके पास कौन सा कॉम्बिनेशन आने वाला है। अच्छा। सो ये हमारी ग्रोथ का सबसे बड़ा हिंड्रेंस था। ओके। हमें ये थोड़ा रियलाइज हो ही रहा था, हम कस्टमर से बात करते रहते थे, फिर हमें समझ में आया कि इस तरह बिजनेस नहीं बिल्ड किया जा सकता फॉर मतलब सिर्फ सब्सक्रिप्शन, एंड वी आर डूइंग बिजनेस in 2 slots, in the morning 10 to 12 and in evening 3 to 5, सिर्फ कॉर्पोरेट्स को मतलब सुबह के स्नैक्स में और शाम के स्नैक्स में हम लोग सर्व कर रहे थे बस। ओके। और नो वन टाइम डिलीवरी, ओनली सब्सक्रिप्शंस। ओके। So, इसलिए बिजनेस 3-4 लाख रुपए पर मंथ ही रहा, और वो प्रॉफिटेबल था। बस उतना हम लोग मतलब लेके आते थे, उतना ही सब्सक्रिप्शन दे देते थे। ओके। सो आई एम डूइंग फुल टाइम, बट इट्स अ पार्ट टाइम बाय नेचर, करेक्ट, बाय नेचर ऑफ डूइंग दैट। राइट। सो मैं अपने फ्री टाइम पे फिजिक्स की ट्यूशंस पढ़ाता था टू पे ऑफ माय एजुकेशन लोन, और इसको सस्टेन करने के लिए बिजनेस को। ग्रेट। ओके। तो मैं फुल टाइम था, लेकिन बिजनेस ऐसे पार्ट टाइम था। तो ग्रोथ, रियल ग्रोथ जब आई, जब हमने कस्टमाइजेशन ऑन करे। ओके। सो वी मेड इट टोटली कस्टमाइजेबल एट कस्टमर एंड। सो कस्टमर या देन मतलब जो हमारा एक ट्रिगर पॉइंट था, वो ट्रिगर पॉइंट ये था कि जो फ्रूट बॉक्स था, उस फ्रूट बॉक्स का नाम था फ्रूट एनर्जी बॉक्स। उस फ्रूट एनर्जी बॉक्स को हमने करा कस्टम फ्रूट एनर्जी बॉक्स, और कस्टमर को ये लिबर्टी दे दी कि आप अपने हिसाब से वेट चूज करो, कितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम। यू कैन चूज 5 fruit out of 25 to 30 fresh fruit, and then you can add topping of dry fruit, nuts and seeds, 25 varieties. You can create that fruit box on your own. Okay. So within a matter of 3
3 months we grow our business to 5 times. मतलब Okay. Okay. हमने 5 गुना बिजनेस को बढ़ा दिया Okay. सिर्फ इस चीज को इंट्रोड्यूस करने से, Customization. कस्टमाइजेशन. Okay. और वहां से हम लोगों की साथ साथ जो किचन है वो बिल्ड हुई कि अगर हम लोग इतनी इन्वेंट्री रख रहे हैं तो फ्रूट की राइपनिंग के हिसाब से हमें हमारे पास और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स होने चाहिए, जैसे Right. कि योगर्ट हो गया, स्मूदी बोल हो गए, वीगन स्मूदीज हो गई, जूसेस, फ्रेश फ्रूट जूसेस, fresh fruit lassis. So without any additional inventory, raw Right. material, with the help of just fruits and with curd and with something very sustainable in our Okay. kitchen, Okay. हम और क्या products develop कर सकते हैं. So Right. we have grown from that single product to 130 fresh fruit products within Brilliant. 3 month span. और वो एक growth की कहानी थी फलहारी की. Okay. तो वहां से हम लोगों का एकदम ट्रिगर हुआ एंड वी 15 lakhs पे पहुंच गए. 3 to 4 lakhs जो 4-5 साल तक चलता रहा बिजनेस, 3 महीने के अंदर ऐसा हो गया. So it took 5 years for you to create that customized product portfolio, So or was it again a slow scale, or did it happen, in a rapid way? मतलब मुझे 5 साल नहीं लगे. तो ये थी बात फरवरी 2015 में स्टार्ट हुआ था बिजनेस, Okay. एंड मार्च 2019 के अंदर हमने वो कस्टमाइजेशन शुरू करे. इट्स अराउंड 4 Fantastic. years. 4 years. सो ट्रिगर पॉइंट ये था कि हम लोगों को फरवरी 2019 में कोको कोला गोल्डन स्पून अवार्ड मिला फॉर द मोस्ट एडमायर्ड फूड एंड ग्रोसरी इनोवेशन ऑफ द ईयर. Congratulations. वहां से मोटिवेशन आया कि क्योंकि हम लोग वो बहुत स्मॉल स्केल पे कस्टमाइजेशन कर रहे थे कॉर्पोरेट्स में, तो मैंने वही प्रेजेंटेशन पिच करी अवार्ड फंक्शन में, और हम लोग मतलब वहाँ अवार्ड जीत गए. और हम लोगों के कंपटीशन में Brilliant. नटीग्रिटी, रिलायंस और फूड हॉल, बड़े नाम फूड हॉल, स्पेंसर्स, सो इतने बड़े ब्रिटानिया, उन सब के बीच में हमें वो अवार्ड मिला. तो इट्स क्वाइट इंस्पायरिंग फॉर अस एट दैट स्टेज. तो हम फिर इतना मोटिवेशन आया कि हमने फिर वो शुरू किया. Great. सो बस ऐसे हुआ. तो इतना टाइम नहीं लगा उसको बिल्ड करने में. बस ये कह लो कि वो टाइम नहीं था हमारे लिए उस समय, लेकिन जब टाइम आया हमने कर दिया. Great. So tell us, 2019 you saw this growth spurt happening because of all these new introductions and all you made. तो COVID के टाइम पे how did you guys tide over that wave that affected all of us? Yes. So कोविड वाला जो टाइम था वो सच में थोड़ा सा हमारे लिए बिल्कुल एब्रप्ट था. क्योंकि वी आर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम totally corporate business to one-time orders, direct orders to customers in 2019. But somehow we built that brand for customers to order from Swiggy and Zomato and from our website. Okay. So we are totally not dependent on subscriptions. Got it. So earlier it was a complete 100% business from corporates and 100% from subscribers. Okay. So मतलब जब हम कोविड को हिट कर रहे थे, मार्च की बात है, तो 60-40 का रेशो था. 60% of the business is coming from corporates as a bulk orders and one-time subscribers, and 40% Swiggy Zomato. Okay. But मतलब एक दिन 23rd मार्च मेरे को पता है, 23rd मार्च के अगले दिन पता चला कि कॉर्पोरेट बिजनेस जीरो हो गया हमारा. 0 सब्सक्राइबर, 0 कॉर्पोरेट्स, एवरीथिंग जीरो. और हमने जनवरी 2020 में फंड रेज करा था. फर्स्ट टाइम वी रेज द फंड बिकॉज ऑफ दिस ग्रोथ स्टोरी. हमने इक्विटी राउंड रेज करा, और हम लोगों का प्लान था कि कॉर्पोरेट्स में वेंडिंग फ्रिजेस लगाना और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके छोटे छोटे 100 ग्राम एंड 100 ml बॉटल्स की स्नैक्स एज ए स्नैक उसको वहां पे रखना, और वो वाले प्रोडक्ट रखना जिनकी पेरिशेबिलिटी मतलब जिनकी शेल्फ लाइफ 2 से 3 दिन है. छोटे फ्रूट सिंगल्स, अनार का, पाइनएप्पल का, कुछ लस्सी जिनकी 2 दिन तक एक टेम्परेचर के अंदर सस्टेन कर जाते हैं. Correct. तो वो इट वाज अ बिग हिट. हमने 15 जनवरी को पायलट किया विद KPMG, एंड इट वाज अ बिग हिट एट दैट टाइम. So we have planned. I have ordered two machines from China. But somehow मुझे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है. मैंने उस समय गट फीलिंग को सुनते हुए सोचा कि यार एक बार होल्ड कर देते हैं, और कोविड हिट कर गया. तो मैं बच गया उस समय. वो मशीन्स में मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं गया. Okay. सो कोविड में ये हुआ कि कॉर्पोरेट बिजनेस जीरो, एंड गुड़गांव इज अ प्लेस कि बहुत सारे लोग यहाँ बाहर से ही आते हैं. तो कोविड में सब लोग
चले भी गए तो ये खाली हो गया। हाँ हाँ सो हम लोग समहाउ हमारे जो स्विगी जोमेटो की वजह से हम सस्टेन कर पाए। ओके जो 15 लाख का बिजनेस डेवलप हुआ था वो सीधा पहुंच गया 1.5-2 लाख रुपए पर मंथ इन अगस्त। मतलब मैं आपको बताऊं अगस्त आते आते 2020 की बात है, मतलब हम लोगों का बिल्कुल हो गया था बर्नआउट की कैसे चलाएंगे, कहीं फंड्स भी नहीं है, कहीं से कुछ हो भी नहीं रहा है। सो मच ऑफ अनसर्टेनिटी, राइट? हाँ, बहुत अनसर्टेनिटी, कुछ हो भी नहीं रहा है और अब कैसे करेंगे। तो वहां पे मेरे को लगा नहीं, बिल्ड करना है इसे। और ये मतलब वही मैं आपको बोल रहा हूँ जो इंस्पिरेशन, ये नाम जो है यार, हमारा स्लोगन है आप कर्म करें फल की चिंता फलहारी पे छोड़ें। तो मेरे दिमाग में ये आता रहता है बार बार, तो अपना कर्म करो यार कैसे भी करके, इसे बस चलाना है। सो वो हिट करा और सितंबर एंड में मैंने सेकंड राउंड रेस कर लिया। ओके लोगों को बता के, बात करके, और सब मतलब इन्वेस्टर्स के साथ मेरे कुछ सीनियर्स को इन्वॉल्व किया, फिर उनकी टर्म शीट दिखा के कुछ एचएनआईज को अप्रोच करा। सो दे इन्वेस्टेड इन अस और वहां से हमने सेकंड किचन मतलब ऐसी कंडीशन में सेकंड किचन लॉन्च करी गुड़गांव के अंदर। फिर फर्दर मैंने 2-3 महीने बाद फिर वापस से राउंड रेस करा, फिर दिल्ली में पेनिट्रेट करा, फिर 2021 में बैंगलोर आ गया मैं। दैट्स हाउ कोविड ने we love Falhari, we order so much of Falhari actually in Bangalore, so I'm from Bangalore, you know that. Yes sir, thank you. So ये कोविड का ये रहा मैम बस, लेकिन फिर उसके बाद में हम लोगों की ग्रोथ होती रही। लेकिन कोविड ने एक चीज बहुत अच्छी करी हमारे लिए, जो मतलब जो एक मेहनत लगती थी लोगों को कन्विंस करने में कि दिस इज गुड फॉर योर हेल्थ और ये आपकी लाइफ का पार्ट होना चाहिए, फ्रूट्स को, रॉ ईटिंग को, वो मतलब लोगों को ऑटोमेटिकली एहसास हो गया उस चीज का, बिकॉज ऑफ सो मच अवेयरनेस अबाउट हेल्थ। और मतलब इतने सारे वो आते हैं आजकल, कंटेंट आता है, जनरेट होने लग गया कि आपको विटामिन सी, माइक्रो न्यूट्रिशन इसकी जरूरत है, इम्यूनिटी नहीं तो नहीं बनेगी। तो वो एक ऑटोमेटिकली हमारे लिए वर्कआउट करा। So people became more aware and health conscious, during COVID time, and I think that must have also helped. तो जैसे ही फिर कोविड वापस से आया, मतलब कोविड का असर खत्म हुआ और लोगों ने वापस ज्वाइन करने की कोशिश करी, अपनी अपनी जगह पहुंचे, तो हमें बहुत ही ज्यादा, आप ये समझ लीजिए जो बिजनेस बस स्टार्ट ही हुआ था वन टाइम ऑर्डर्स का, currently we are doing 90% from one time orders. 90% of the revenue is coming from one time orders. One time orders, okay. All right. Fantastic story there, Gulshan. Thank you so much for sharing that. And another related question. Operating in 3 cities in India is a significant achievement that you have done in a short period of time. What challenges did you encounter in expanding to multiple cities and how did you overcome those challenges? Expansion करने में क्या-क्या challenges face किए आपने? सो एक्सपेंशन करने में मतलब दिल्ली तो गुड़गांव से दिल्ली तो इट्स मतलब वो कुछ बड़ी बात नहीं थी हमारे लिए, क्योंकि एनसीआर का रीजन है, हम लोग आजादपुर जो दिल्ली में मंडी है वहीं से तो फ्रूट गुड़गांव में लेके आ रहे हैं। सो दिल्ली में कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं था। इनफैक्ट हमने लॉकडाउन के दौरान जो सेकंड फेज आया था 2021 में अप्रैल में, तो ड्यूरिंग दैट लॉकडाउन वी लॉन्च आवर 2 किचन। ओके। सो हमारा जो मॉडल है वो डार्क स्टोर वाला था उस समय। सो वो मतलब एग्जेम्प्टेड थे हम लोग कि हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं क्लाउड किचन एंड डार्क स्टोर, और हम लोग फ्रूट एंड वेजिटेबल्स वाले ही दायरे में आते हैं, कुकिंग नहीं करते हैं, तो हमारे लिए आसान था ऑपरेट करना। एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाज आल्सो हेल्पफुल एट दैट टाइम। ओके। सो दिल्ली में तो नहीं हुआ इतना बड़ा स्ट्रेंथ स्टार्ट करने का, लेकिन जब बैंगलोर गया मैं, सो बैंगलोर की स्टोरी भी थोड़ी सी ऐसी है कि एक इन्वेस्टर ने बोला कि आपको है ना एक ज्योग्राफिकल टेस्ट पास करना पड़ेगा, कि आप एनसीआर में अच्छा कर रहे हो, बट व्हाट अबाउट एक नया रीजन ऑल टुगेदर साउथ, तो वहां पे अगर आपका टेस्टिंग में पास हो जाते हो, देन वी लव टू सी अबाउट द इन्वेस्टमेंट। तो मेरे को बात बहुत हिट कर गई। मेरा एक फ्रेंड था मुश्ताक, वहां पे है अभी भी बैंगलोर में। सो वो बोला कि तू एक बार मार्केट आके देख तो सही, एक बार ट्राई तो करते हैं, एक बार देख तो सही कैसा मार्केट है बैंगलोर। और मुझे पता है कि दिल्ली से ज्यादा बिजनेस आएगा। बैंगलोर में ऑलरेडी फ्रूट की एक एडेप्टेबिलिटी है, हर जगह फ्रूट मतलब फ्रूट के छोटे छोटे जूस सेंटर्स होते हैं जो नॉर्थ में नहीं देखने को मिलते हैं। मैं बोला चलो ठीक है देखते हैं, तो मैं गया बैंगलोर।
मैं ऐसे ही नॉट विद एन इंटेंशन ऑफ ओपनिंग अप अ न्यू स्टोर, मैं जस्ट वहां गया दो जोड़ी कपड़े लेके, और मैं जब वापस आया, जब मैं स्टार्ट करके ही आया, लेकिन वहां पे मैं जब 13 दिन था मैं वहां, इन 13 डेज आई रियलाइज कि इनिशियली एक लैंग्वेज बैरियर थोड़ा सा रहता है, एंड आप बिल्कुल एक नई जगह आते हो तो आपको रेजोनेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। वो पहली बार थी पहली when बार you came to Bangalore? Was it your first visit to Bangalore? नो, दैट वाज माय सेकंड विजिट Second एक्चुअली। visit. Okay. मैं अपनी इंजीनियरिंग के टाइम पे HAL के अंदर Okay. इंटर्नशिप थी मेरी, अच्छा अच्छा. तो मैं 2 महीने मारथली में रहा हुआ हूँ, हाँ. Okay. बसवा नगर। Okay. सो मुझे बैंगलोर के साथ में था पहले का एक एक्सपीरियंस, लेकिन बिजनेस करने के लिए Correct. आप It's a different वेंडर्स ballgame. ढूंढते हो, हाँ, Yes. हाँ. और बात करते हो, तो सब कुछ नए से स्क्रैच से, और फिर शॉप ढूंढना, लोग ढूंढना जो पहले आपको कुछ करेंगे, मतलब पहले स्टार्ट करेंगे। सो मैं बहुत ज्यादा कैलकुलेशन से नहीं, थोड़ा मेरे अंदर कुछ अंदर की इंटरनल कॉलिंग और मतलब इंटरनल कंपास वर्क करता है। मैं कहीं जाके मैं खड़ा हो गया एक दुकान पे, तो मुझे ऐसे इंट्यूशन आया, वो दुकान बंद थी, मुझे पता नहीं था कि ये रेंट के लिए है भी कि नहीं। हाँ. अच्छा. ये दुकान है फलारी वाली, इसमें खुलेगा। मैं उधर पहुंचा हूँ एक दूसरी जगह का एड्रेस ढूंढते हुए। अच्छा अच्छा. और मेरे को ये पता चल गया 100% कि ये तो दुकान होने वाली है। और एक दुकान छोड़ के जो एक बंदा अपना रेस्टोरेंट चला रहा है, वो फलारी का मैनेजर होगा। वो अपने बिजनेस कर रहा है। अच्छा. मैंने वो इमेजिन कर लिया वो मैनेजर होने वाला है। मैं उससे एक दूसरी जगह का एड्रेस पूछ रहा हूँ बस। मैंने ये इमेजिन कर लिया, मैं बाइक पे था फ्रेंड की, आई इमेजिन कि वो मैनेजर होने वाला है इन द लॉन्गर रन, और ये बंदा मैनेज करेगा इस शॉप को, और ये शॉप होने वाली है। मैं फिर दूसरी जगह ढूंढ के आया, घूम फिर के, और फिर एट द एंड मैंने वहां शाम में आके फाइनल करी थी दुकान। Okay, it all happened in one day. वन डे, Okay. एक ही दिन में वो फाइनल कर दी। और फिर मतलब मेरे को लग रहा था कि जस्ट मेरे से नेचर करवा रहा है चीजें। मैं वहां गलियों में घूम रहा था, जहां गली एंड हो जाती थी वहां कुछ ना कुछ मेरे रिलेटेबल चीज मिल जाती थी। जैसे मैं पैकेजिंग की बारे में सोचता हुआ जा रहा हूँ, मैं कहीं कुछ सर्च करके नहीं जा रहा हूँ, मैं एट द एंड गली के एंड पे पहुंचा, मैं वहां पे एक पैकेजिंग का वेंडर मिल गया मेरे को। Okay. और पैकेजिंग का मैन्युफैक्चरर, वो आज हमारी वहां पैकेजिंग मैन्युफैक्चर कर रहा है, JRC वेंचर्स। Okay. सो ऐसे मैं घूमते घूमते मतलब मजाक में ही बैंगलोर स्टार्ट हो गया। तो इतना मेरे को डिफिकल्ट। कितने दिन लगे to complete this whole thing? 13 दिन। 13 दिन. अच्छा. 13 दिन के अंदर स्टार्ट हो गया। Start हो गया. अच्छा. और वहां पे मैं लोगों को ट्रेनिंग दे करके मैं वापस अपने आ गया। सो जो आपने पूछा कि एक्सपेंशन करते वक्त क्या चीजें बहुत मतलब क्रूशियल हो जाती हैं, वो बाद में समझ आता है। मुझे लगता है कि एक हाइजीन स्टैंडर्ड हमारे गेम में एज अ फूड, मतलब फूड इंडस्ट्री के अंदर, राइट, हाइजीन स्टैंडर्ड और कंसिस्टेंट क्वालिटी, राइट, वो एक मेरे को लगता है चैलेंज है। जब आप मल्टीपल सिटीज के अंदर आप कर रहे हो, अगर आपके SOPs और आपकी ट्रेनिंग मैनुअल बहुत ही रोबस्ट नहीं है और बहुत ही प्लान नहीं है चीजें, सो आपको ये दिक्कतें होंगी। और प्लान होने के बावजूद भी ह्यूमन इंटरवेंशंस, बिकॉज ऑफ मतलब सो मच ह्यूमन इंटरवेंशंस इन आवर केस, सो उसका एक मतलब हम लोगों को थोड़ा टाइम लगा टू कोप विद दिस। तो वो डे इन डे आउट चलता रहता है कि अगर आप हाइजीन और अपने स्टैंडर्ड्स के ऊपर, क्वालिटी स्टैंडर्ड, कंसिस्टेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे ध्यान नहीं देते हो, तो यू कांट बी इन दिस मार्केट। राइट, राइट। सो ये मुझे सबसे बड़ा एक लगा कि जब हम सिटीज में एक्सपैंड करते हैं तो इसे उस लेवल पे किस तरह मेंटेन करें कि मैं वहां बैठा हुआ हूँ। So correct. फिर we developed then over a period of time कि कैसे उसे डेवलप करना है। तो मुझे तो लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, मेरे केस में मेरे को ये समझ में आता है कि आप अपने स्टाफ को अगर आप प्रॉपरली इंसेंटिवाइज नहीं करोगे, पेनलाइज नहीं करोगे और उसका एक प्रोसेस नहीं बनाओगे, तब तक आप चाहे कितनी ही उनको डॉक्यूमेंटेशन दे दो, कितनी ट्रेनिंग दे दो, चीजें नहीं सुधर सकती। सो यू हैव प्रॉपर प्रोसेसेस एंड मेजरमेंट ऑफ how the whole system is being managed. So yes, so इसमें बहुत आसान, वैसे तो बहुत आसान चीजें हैं अगर हम देखें तो स्विगी जोमेटो एक है ना बहुत अच्छी मैट्रिक्स देता है। ऑर्डर प्रिपरेशन टाइम, करेक्ट, कस्टमर रेटिंग,
Correct. सो ये दो एक ऐसे मेट्रिक हैं Fantastic. जो डायरेक्टली आपके सारी चीजों को मतलब वो टॉप पे हैं, Right. और वो अपने अपने स्टाफ के साथ में उसके ऊपर अगर इंसेंटिव वाला गेम अच्छे से प्लान कर दिया, सब कुछ सॉर्ट हो जाता है. Brilliant. उसको आप टॉप से लेकर नीचे लेके आते जाओ, मतलब उसके साथ में हिंज करो बाकी सारी चीजों को. हाइजीन वाली चीज उनको उस तरीके से समझाओ कि अगर हाइजीन मेंटेन नहीं करी तो रेटिंग में इंपैक्ट आएगा. अगर रेटिंग अगर अच्छी नहीं हुई तो मैं तुम्हें इंसेंटिव नहीं दूंगा. राइट. सो अगर तुमने फ्रूट की वेस्टेज पे काम नहीं करा, वो सॉर्टिंग में काम नहीं करा, जो एक प्रोसेस है, आपको 2-2 घंटे में वेस्टेज कंट्रोल पे ध्यान देना है. सो हम मेरे 3 प्रिंसिपल हैं जो मैं मतलब हमारे लोगों को ट्रेन करता हूँ. फर्स्ट है क्लीनलीनेस, जो मैं कहूंगा बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल क्लीनलीनेस, सेकंड वेस्टेज कंट्रोल, थर्ड बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग. दैट्स इट. इसके अंदर सब कुछ कवर हो गया. करेक्ट. अगर आप इन 3 चीजों पे ध्यान देते हो और इनके अंदर आप इंसेंटिव वाला गेम खेलो, उनके साथ रिपोर्टिंग वाला गेम खेलो, अगर इन 3 चीजों पे ध्यान देते हैं हम, फिर वो सारी चीजें वो 2 चीजों पे आकर के रुक जाती हैं. राइट. ऑर्डर प्रिपरेशन टाइम और कस्टमर रेटिंग. ऑर्डर प्रिपरेशन टाइम आपका जैसे जैसे कम होता रहेगा, कस्टमर रेटिंग बढ़ती रहेगी. अब ऑर्डर प्रिपरेशन टाइम के अंदर ये सारी चीजें हैं कि किचन अच्छे से सेट है, सारी चीजें फ्रूट्स एकदम सॉर्टेड है, ठीक है, जो प्री प्रिपरेशन वाली चीजें वो प्लान है, तो वो सारा का सारा मेट्रिक उनके साथ रेजोनेट करके अब बस मेरे को एट द एंड कि भाई ये चीजें चल रही हैं, इंसेंटिव दिया और वो सॉर्टेड. दिल्ली में आप मैम मानेंगे नहीं, दिल्ली में किचन बहुत ही लो परफॉर्म कर रही थी. जस्ट मैंने इतना सा एक दिन बैठ करके वो सॉर्ट करा, टीम से बात करी, वहां पे 3.6 रेटिंग, वेरी पुअर ऑन जोमेटो. मैं अपने ब्रांड के लिए बोल रहा हूँ. 3.6, 3.7, 4.2, 4.3 पे पहुंच गई है सिर्फ विद इन अ पीरियड ऑफ 3 वीक्स, 3 to 4 वीक्स. और वो बिल्कुल चेंज हो गया वहां पे. मेरे को कोई उनको, क्योंकि क्या होता है, आप बहुत माइक्रो लेवल पे घुसती हो ना, तो चीजें खराब और हो जाती हैं. ज्यादा माइक्रो घुस के तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तो मेरे को लगा कि इस गेम में वो वर्क नहीं करता है. राइट. आप एक ऐसी नस पकड़ो जिससे कि मोटिवेशन मिले. राइट. सब आज आदमी सुबह उठता है, उसको एक ही चीज चाहिए लाइफ में, मोटिवेशन, और कुछ नहीं चाहिए. तो चाहे आपके लोग काम करने वाले हो, चाहे आप हो, क्या मोटिवेशन है. तो जिसकी जो मोटिवेशन है वो, मतलब मेरे गुरुजी हैं, वर्ड यूज करते हैं खुराक जो है ना, जिसकी जो खुराक है वो पूरी कर दो. राइट. तो उनको वो चीज समझ में आती है और कुछ नहीं समझ में आता. तो उनको फिर वो समझ में आता है कि सर मुझे इंसेंटिवाइज करते हैं तो पिनलाइज करने का भी हक है उनके पास, तो उस चीज से वो काम होता है. Yes. Brilliant the way you have set up the system. Gulshan. Very. I mean, this level, thought process will match with your growth story as well. You have great strategy, you have a great story, but the execution also, you are paying attention to that, right? So that's कोशिश कर रहे हैं मैम. Yeah. लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है. कुछ गलतियां भी होती हैं. तो फिर साथ में हमारे, मतलब हम लोग टीम भी हैं, तो वो एक दूसरे को, जैसे कुछ राहुल मेरे को टाइम टू टाइम कि अगर मेरा ध्यान इन सब चीजों से हट जाता है, तो वो मुझे याद दिलाता है, भाई बैक टू बेसिक्स, कहाँ इधर उधर हवाबाजी कर रहे हो, हमें यही चीजों पे ध्यान देना है. So the team members also are important, very right? important. आप Yeah. अगर आपका दिमाग हर टाइम, हर किसी का भी टाइम, हर समय एक जगह पे फोकस नहीं रह सकता. कुछ और चीजों पे फोकस होगा, लेकिन अगर आपकी टीम आपके साथ में जुड़ी हुई है तो वो आपको हमेशा रीलुक करवाएंगे. तो यही सबसे खूबसूरत पार्ट है टीम का. Correct. जो वो समझ सकती हैं कि भाई सब लोगों का टाइम, सब लोगों का हर टाइम एक जगह पे फोकस नहीं हो सकता. दो मतलब फोकस शिफ्ट होते रहते हैं. आज अगर आप मतलब ऑपरेशंस देख रहे हैं, या मतलब फंडिंग का काम देख रहे हैं, या कुछ और चीज देख रहे हैं, तो फोकस थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है. तो फोकस बहुत जरूरी है कि रीलुक करवाना. टीम का बहुत बड़ा रोल प्ले, यही मैं समझता हूँ. Fantastic. Very good insights, Gulshan. Thanks so much for sharing that. A couple of more thoughts I would like you to share. Considering the dynamic nature of the D2C space, right? It's very dynamic. What advice would you give entrepreneurs looking to enter this particular space?
maybe in fruits, maybe in something else, but the D2C space, what should entrepreneurs think about and what should they prepare for before entering this space and also excel in this space? सो पहले तो मैम जो D2C के अंदर घुसना चाहते हैं या किसी प्रोडक्ट को क्रिएट करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि D2C में सारा गेम प्रोडक्ट का ही है. Right. अगर आपका प्रोडक्ट बहुत स्ट्रांग है, अगर आपने प्रोडक्ट पे बहुत अच्छे से काम किया है, मैं प्रोडक्ट पे काम करने पे आऊंगा सब पॉइंट्स पे, लेकिन प्रोडक्ट का मतलब मैं कहूंगा कि उसकी नीड पहली चीज, एक्चुअली उसकी नीड है कि नहीं. करेक्ट. और उसकी नीड एक बड़े मेजर स्केल पे, मतलब पैन इंडिया की बात करें, मैं पैन इंडिया की बात करूं तो पैन इंडिया की लेवल पे कहाँ उसकी नीड है, तो हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं टैम. यस. टारगेट एड्रेसेबल मार्केट. यस. ये टारगेट एड्रेसेबल मार्केट वाला जो काम है ये बहुत जरूरी होता है इस वाले स्पेस में. सो मैं एक कहीं सेमिनार अटेंड कर रहा था. कुणाल बहल, जो ये इसके फाउंडर है स्नैपडील के. yes. उन्होंने एक बहुत अच्छी बात शेयर की थी. उन्होंने बोला कि यार ये मामाअर्थ वाले जब लोग मेरे पास आए, वहां पे उन लोगों के पास में सिर्फ एक प्रोडक्ट था. वो था बच्चों के लिए एक सेफ मॉस्किटो रेपेलेंट. और उन्होंने वहां उसका नीड बताया था कि यार मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, और उसका एड्रेसेबल मार्केट है 100 करोड़ सिर्फ उस प्रोडक्ट का. और बाय चांस उनके घर में भी वो प्रोडक्ट यूज हो रहा था. सिर्फ उसको देख करके उन्होंने फंड कर दिया. ओके. उनको ये नहीं पता था कि मामाअर्थ इतना बड़ा होने वाला है या, लेकिन उस समय एक प्रोडक्ट का क्लियर एड्रेसेबल मार्केट और उसका पोटेंशियल पैन इंडिया उन लोगों के पास सामने था. अच्छा. तो मुझे लगता है कि D2C सेगमेंट में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लोगों को पहले पता होना चाहिए नीड, और उसके बाद में वो एड्रेसेबल मार्केट क्या है. तो हो जाएगा. फिर बाद में चीजें आ जाती है मैम. पैकेजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो चीज इवॉल्व होती है, इम्प्रूव होती है. लेकिन पैकेजिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि पहला इंप्रेशन आपके साथ जो कनेक्ट करने वाला है वो पैकेजिंग है. तो वो स्टोरी जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हो पैकेजिंग से होगी पहले. I love Falfari packaging, by the way. थैंक यू मैम. तो वो पैकेजिंग में राहुल का हाथ है पूरा. अच्छा. वो कलर्स, वो वाइब्रेंट, बच्चों के लिए किड फ्रेंडली पैकेजिंग उसमें, कि भाई आइकन्स होंगे. अभी रिसेंटली हमने 1 साल ही हुआ जो चेंज करा. सो राहुल ने वो बोला कि यार मेरे को किड्स फ्रेंडली दिखना चाहिए. हम किड्स फ्रेंडली बातें तो कर रहे हैं, पैकेजिंग में दिखनी चाहिए. सो वहां से वो पैकेजिंग चेंज हुई थी. मैं वो ऐड कर रहा हूँ. तो पैकेजिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें. फिर मैम धीरे धीरे कस्टमर फीडबैक आपकी वो इवॉल्व होते रहता है जर्नी में. कस्टमर फीडबैक आपको पता चल रहा है, आप धीरे धीरे उसको समझ रहे हो, प्रोडक्ट को फिर उस कस्टमर के साथ में इवॉल्व कर रहे हो. सो ये लगता है D2C brands to take care of. Thank you so much. As a young entrepreneur yourself, right, what role has innovation played in shaping Falhari's brand, the brand identity basically, and how do you stay ahead of your competitive market? So innovation में जो मैंने पहले भी मेंशन किया आपको, जो कस्टमाइजेशंस जो थे हमारे, वो मुझे लगा कि बहुत ही एक अच्छा इनोवेशन हुआ. और जो कि कोई कर नहीं रहा मार्केट में, क्योंकि इतने सारी फ्रूट की इन्वेंटरी को लेके चलना और उनकी वेस्टेज को बिल्कुल कंट्रोल करना, मैनेज करना, वो एक इनोवेशन है इन अ सेंस कि आप मतलब फ्रूट्स को टाइम टू टाइम फ्रीज कर रहे हो, डीफ्रीज कर रहे हो, और उन डीफ्रीज वाले फ्रूट्स को 1-2 दिन के अंदर आप स्मूदीज के अंदर यूज कर रहे हो. स्मूदीज के अंदर बर्फ नहीं डाल रहे हो आप उस फ्रोजन फ्रूट, फ्रेश फ्रोजन फ्रूट को जो आपने अपने किचन में किया है, उससे स्मूदीज बना रहे हो टू एनहांस द टेस्ट. राइट. तो दैट काइंड ऑफ स्मॉल इनोवेशन रिजल्ट इन अ वेरी गुड वे कि भाई वहां से कस्टमर्स को एक अच्छा टेस्ट आएगा तो वो वहीं से ऑर्डर करेगा. Correct. और हमारी वेस्टेज कम होती जाएगी. तो हमारे जैसे मैंगो का सीजन चल रहा है या कुछ ऐसे ज्यादा प्रोन और पेरिशेबल फ्रूट्स होते हैं, चीकू हो गया, बनाना हो गया, आप तुरंत ही उसको अगर नहीं वो सोल्ड आउट हो रहा, आपने जितनी इन्वेंट्री ले ली, ऐसे तो हम लोग प्रोक्योर ही इतना करते हैं कि जो 1 दिन 1.5 दिन चले. ओके.
अगर नहीं होता है तो उसे डीफ्रीज कर देते हैं, उससे बनाते हैं स्मूदीज। ओके। सो हमने टू फोल्ड इनोवेशन करा। एक तो हमारी प्रोक्योरमेंट में जो हमारे प्रीवियस ईयर ऑफ डेटा है, इतना सारा डेटा है हम लोगों की, वो एक समझ लो आप स्ट्रेंथ है कि किस टाइम पे किस रेट पर फ्रूट हमने कितना प्रोक्योर किया, कितने ऑर्डर्स थे, उस हिसाब से अब हमें कल कितना करना है, तो वो एनालिटिक्स से हम प्रोक्योर करते हैं। फिर हमारे इंटरनल जो प्रोसेसेस हैं, जो मैंने आपको फ्रीजिंग वाला बोला, फिर उसके बाद इनोवेशन आता है प्राइसिंग के अंदर। प्राइसिंग के अंदर हम लोगों ने क्या किया, मोस्टली राहुल ने मतलब जैसे जो डिजाइन किया मेथड कि यार प्राइसिंग हमें बहुत ही मतलब ऐसी रखनी है कि जो बड़े वेरिएंट्स हैं हमारे प्रोडक्ट्स के, उनकी प्राइसिंग एग्रेसिव हो। जब हमने प्राइसिंग मेथोडोलॉजी चेंज करी, और कुछ प्रोडक्ट्स जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे बनाना स्मूदी है, जैसे बनाना स्मूदी हो गई, और हमारे जो बहुत ही क्रूशियल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे बनाना बहुत क्रूशियल होता है क्योंकि बनाना की डिमांड भी ज्यादा है और वो पेरिशेबल बहुत ज्यादा है। Correct. तो प्राइसिंग के अंदर डिमांड और पेरिशेबिलिटी को इन्वॉल्व करना। तो अब हर फ्रूट की प्राइसिंग सिर्फ एक सिंपल फॉर्मूले की तरह नहीं होगी कि आपने एफिशिएंसी निकाली और कितने ग्राम यूज होता है उस हिसाब से प्राइसिंग निकल जाए। उसमें ये दो चीजें लगेंगी। तो हर फ्रूट की प्राइसिंग की स्ट्रेटेजी अलग है। तो वो प्राइसिंग की स्ट्रेटेजी हमें बिल्कुल अपार्ट कर देती है। आप प्राइसिंग देखो हमारी खोल के, आपको लगेगा कि बहुत अलग तरीके से प्राइस किए हुए प्रोडक्ट्स। सही बात, I've seen that. Yes, आप तो कस्टमर है मैम। So वो स्ट्रेटेजी मेरे को लगता है एक इनोवेशन है हमारे सिस्टम में, जो कि डायनेमिक है। पहली चीज कि हम लोग ये नहीं है कि हर दिन का एक हमने 6 महीने का प्राइस डिसाइड कर दिया, नहीं, जो प्रोक्योरमेंट प्राइस हो रहा है उसके ऊपर हम लोग प्राइसिंग कर रहे हैं। सारे प्रोडक्ट्स के प्राइसेस चेंज हो रहे हैं। तो कस्टमर्स को भी ये लॉयल्टी होती है, वो जो रेगुलरली ऑर्डर कर रहा है उसको दिखता है कि यार आज महंगा हुआ तो महंगा करा है, सस्ता है तो सस्ता है। अगर वाटरमेलन जूस का 300 ml का बॉटल गर्मियों में 40 का बिकता है, तो सर्दियों में, जैसे एनसीआर की बात कर रहा हूँ, सर्दियों में 100 का है, 120 का है। तो कस्टमर को भी वो लगता है कि यार ये बिल्कुल हम लोगों के साथ में सीजनल है और प्राइसिंग बिल्कुल जेन्युइन है। तो हमारे इसी कारण हमारे रिपीट कस्टमर 70% है। फैंटास्टिक। ऑन जोमेटो, स्विगी जो हम लोगों को डेटा मिलता है, 70% आर द रिपीट कस्टमर्स। ओके, ग्रेट, फैंटास्टिक। प्राइसिंग और ये स्ट्रेटजीज लगता है मुझे थोड़ा इनोवेटिव है फलारी में, जो हमें बिल्कुल अलग कर रहे हैं लोगों से। और कॉम्पिटिटर्स की अगर बात करें तो कॉम्पिटिटर्स जो हैं, मतलब हमारे लेवल पे जो हम लोग इतना एग्जॉस्टिव इस रेंज के अंदर घुसे हुए हैं, पैन इंडिया कोई कर नहीं रहा है। और जो रीजनल प्लेयर्स हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत फ्रूट के अराउंड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फिर वो सैंडविच, बर्गर और वो सब शुरू कर देते हैं। तो वो डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है जो इस मेथोडोलॉजी के ऊपर काम करके करेक्ट इस चीज को अचीव करना चाहता है। तो मेजरली ये भी दिक्कत है मैम, सब लोग क्या करते हैं, जूसेस में प्ले करते हैं। कोई कैटेगरी बिल्ड करना चाहेगा, जैसे रॉ प्रेसरी है, उन्होंने बहुत बड़ी कैटेगरी बिल्ड करी, बट समहाउ दे सोल्ड इट वेरी, मतलब ऑन अ लोअर नोट। उनको विन ग्रीन्स को उन्होंने बेचना पड़ा, क्योंकि मैम वो क्या कर रहे हैं, जूस बेच रहे हैं, सिर्फ जूस पे फोकस है। अब जूस किसी को नहीं पीना, फिर किसी को फ्रूट खाना है, किसी को स्मूदी खानी है, किसी को योगर्ट खाना है। अब फ्रूट एक ऐसी, मतलब यही कस्टमर इंसाइट इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्रूट इज अ शेयर मैटर ऑफ चॉइस। इसमें ये नहीं है कि आपका मेन्यू बहुत ही क्रिस्प हो, छोटा सा हो तो ही वर्कआउट करेगा। कस्टमर अपना प्रोडक्ट ढूंढने के लिए घुसेगा मेन्यू में पूरा। मेरे को ब्लूबेरी योगर्ट ही खाना है, मुझे पाइनएप्पल का जूस पीना है, या मेरे को इसकी स्मूदी पीनी है, मेरे को स्ट्रॉबेरी की स्मूदी पीनी है, तो वो घुस करके अपना प्रोडक्ट ऑर्डर करेगा। सो वो आप कस्टमर को जितनी इंडिपेंडेंस दोगे फ्रूट के अंदर, क्योंकि बहुत लोग एलर्जिक होते हैं कुछ फ्रूट के, कुछ नहीं यूज कर, मतलब वो पपीता, प्रेग्नेंट वुमेन पपीता, पाइनएप्पल नहीं खाना चाहेंगी। अब आप उनको जबरदस्ती, वो रेंज ही आपके पास वैसी है सैलेड्स की, तो पूरा कस्टमाइज्ड। तो ये सारी चीजें हमें कंपटीशन से आगे करती है, अलग करती है। Yes. Fantastic. Thanks so much for sharing that, Gulshan. With your experience, what specific insights can you share that might resonate with entrepreneurs in this D2C space, especially to help them navigate through new opportunities and new markets? What should they keep in mind? मैम, मुझे लगता है कि जो मैंने भी बहुत टाइम लगा सीखने में, न्यू अपॉर्चुनिटीज तो मैम रोजाना नया आइडिया आता है, ये कर लें वो कर लें, लेकिन आपके पास एक स्ट्रॉन्ग मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए। मुझे वो मिशन स्टेटमेंट
की जो वैल्यू है और जिसकी जो मैं कहूँगा इम्पोर्टेंस है वो बहुत लेट समझ में आई। विजन तो हो जाता है कि मुझे मेरा ये विजन है, मुझे क्योंकि विजन के अंदर टाइम की लिमिट नहीं है। अगर मैं अभी बोलूं कि अगले 1 मिनट में क्या करने वाला हूं, वो बहुत मुश्किल होगा मुझे लिखना। अगले 5 मिनट मेरे को क्या करना है, क्योंकि प्रेजेंट में आना सबसे मुश्किल काम है। तो मेरे को लगता है एंटरप्रेन्योरशिप और स्पिरिचुअलिटी साथ साथ चलती है। फैंटास्टिक। तो आपको अगले पल प्रेजेंट में कैसे रहना है, मेरे को लगता है वो आपके मिशन के साथ बहुत ही मतलब बहुत ही खूबसूरती के साथ जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। वो दिखता नहीं है, लेकिन आप गहराई में उतरोगे तो वो मिशन आपको प्रेजेंट में रखने की एक मतलब एक छोटा सा वर्ड है। तो मुझे लगता है कि जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, जो भी इस एज के अंदर एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया में या कहीं भी, तो मिशन स्टेटमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कुछ भी चीज आपके दिमाग में आए तो वो उसके साथ अलाइन होनी चाहिए। फिर ये नहीं कि आज ये कर रहे हैं, कल वो कर रहे हैं, कल वो कर रहे हैं, फिर कहीं पहुंचेंगे ही नहीं हम। करेक्ट, राइट। तो वो मिशन स्टेटमेंट, जैसे मैं मेरे केस में बताता हूँ, मेरे केस में तो मैम बहुत ही वो था, अलग ही एक्सपीरियंस था जो मेरे को किसी ने रियलाइज कराया। सो मैं किसी पार्टी में था एंड वेरी ग्रेट एंड एंटरप्रेन्योर, वार्को लेग्स करके एक कंपनी है। सो उनके फाउंडर हैं विकी। ओके। सो वो लोग क्या करते हैं, कुछ लेग्स के लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं, पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं। उनके पिताजी की कुछ मतलब रिसर्च है इतने सालों की, उन्होंने D2C में कन्वर्ट कर दिया। पैरों में प्रॉब्लम होती है, उसको वेयर करो, वो ठीक हो जाएंगी। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को पूछा, भाई मिशन क्या है, इधर उधर की बातें हुई। वो मुझे एक पैनल डिस्कशन में मिले थे, पैनलिस्ट थे हम, तो काफी अच्छी बातें हुई हमसे। फिर वो मिलने आए मुझसे, घूमे फिरे हम साथ में। तो उन्होंने बोला कि भाई मिशन क्या है अपना। तो मैं उन्हें नॉर्मली बताने लगा कि भाई रॉ ईटिंग को हमें हैबिट बनाना है। यार बोले, यार किचन से थोड़ा बाहर निकलो, फ्रूट से थोड़ा बाहर निकलो। अच्छा। मिशन क्या है तुम्हारा? मैं समझ नहीं पाया। तो उन्होंने मेरे को डांट लगा दी। अच्छा। थोड़ा भयंकर डांट लगा दी उन्होंने। मेरे को 2 दिन नींद नहीं आई। सो वहां मैं, अब फिर मेरे दिमाग में बार बार यही चल रहा था कि यार मिशन एक्चुअली है क्या। सो मुझे रियलाइज हुआ मैम कि हम लोग बॉडी की एल्कलिनिटी जो है उसको, उस लेवल को मेंटेन कर रहे हैं। जो भी हमारी प्रोडक्ट रेंज है और जो भी हम लोग, चाहे फ्रूट की बात करें, चाहे रॉ ईटिंग की बात करें, एट द एंड वो एक लाइन क्या है कि हमें इंसान की जो एल्कलिनिटी है, क्योंकि बॉडी बाय डिफॉल्ट एल्कलाइन है, यस, 7.4 pH है हमारा। अब ये 7.4 pH ऊपर नीचे होता है, बीमारियां आने लग जाती है, कोई भी बीमारी हो। सो इसे मेंटेन रखना है। तो फलारी यही कर रहा है, एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट। ओके। सो जस्ट यू हैव टू न्यूट्रलाइज विद आवर प्रोडक्ट्स टू मेंटेन योर एल्कलिनिटी। ओके। और एसिडिक आपकी बॉडी है तो एसिडिटी को खत्म करो। वही एक सोल्यूशन है आपको अच्छे रहने का, फिट रहने का। करेक्ट। आप सोचो मैम, विराट कोहली इतने बड़े स्पोर्ट पर्सन हैं, इतने हेल्दी हैं, फिटनेस, एक्सरसाइज, जिम विम, मतलब आप उस बंदे से फिट बंदा मुश्किल है ढूंढना। लेकिन उसको भी ये इशू था, एसिडिक इशू। इसलिए उसके फिटनेस ट्रेनर ने मना करा कि तू नॉनवेज मत खा। उनके कुछ वर्टिब्रेट्स में कहीं गैप्स आने लग गए थे। ओके। इससे फिटनेस, आप एक्सरसाइज करते हो, आप जिम करते हो, उससे मतलब नहीं है कि आप पूरी तरीके से फिट होंगे। करेक्ट। ईटिंग प्लेज अ वेरी पिवोटल रोल। एब्सोल्युटली। कि आप क्या खा रहे हो, तो उससे दोनों चीजें होती है, आपका शरीर भी बन रहा है, आपका मन भी बन रहा है। करेक्ट। दे से राइट, यू आर व्हाट यू ईट। यस। या तो जैसा अन्न वैसा मन, तो मन भी वैसा बन रहा है और शरीर भी वैसा बन रहा है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है इन चीजों का। तो फिर मैंने थोड़ा सा वही स्टडी करा, पढ़ा, समझा, जो हम लोग काफी टाइम से कर ही रहे थे, इग्नोर चल रहा था वो। 70% एल्कलाइजिंग फूड का इंटेक होना चाहिए, 30% एसिडिक होना चाहिए फॉर एन आइडियल लाइफ। ओके। ओके। तो हम लोग सब कुछ एल्कलाइजिंग ही कर रहे हैं, तो उसे बस अच्छे से पेश करना है लोगों के आगे। So now we are building acidic meter, कि आप जो फूड खा रहे हो 24 आवर्स में, you just have to select that food, और आपको पता चलेगा वो फूड कितनी एसिडिटी जनरेट कर रहा है आपकी बॉडी में। अच्छा। एक्चुअल तो नहीं बता सकते, लेकिन आपको एक ग्लिम्स दे सकते हैं, जिससे फिर आप, अगर वो एसिडिक मीटर ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल आपने आज पिज्जा, बर्गर या ऐसी चीजों का सेवन कर लिया है, ठीक है, आपने शराब पी ली है, फिर उसके बाद आपको एसिडिटी ज्यादा दिखेगी 30% से 40%, 50% वो मीटर। ओके। तो जस्ट न्यूट्रलाइज विद फलारी।
Fantastic. बिल्कुल सिंपल। Beautiful. और एसिडिटी आप ये समझ लो मैम, आज आज आप कोई 50 साल की महिला से 60 इयर्स के किसी आदमी से पूछते हो कि इसमें इतनी कैलोरी है, इसमें इतना काउंट है, इसमें इतना प्रोटीन है, किसी को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसको ये पता है कि मेरी एसिडिटी बढ़ गई है। ये इतना कॉमन वर्ड है जो 20 साल के बच्चे से लेकर के एक एजेड मैन एंड वुमेन को वर्ड का पता है। और उससे सारी घातक बीमारियां आ रही हैं हमारे शरीर में, जो हम इग्नोर कर देते हैं। मशीन जब जवान है, जब 20 साल के हम, ठीक है, आज कॉन्स्टिपेशन हुआ, एसिडिटी हुआ है, जिसे हम एक वर्ड यूज करते हैं IBS, इरिटेटिंग बाउल सिंड्रोम। अब वो एक ऐसी चीज है जो हर मतलब क्योंकि इतना ज्यादा पैकेज फूड है, इतना ज्यादा मतलब सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट है, हर जगह वही दिखता है, हर जगह वही अवेलेबल है, उसकी हैबिट पड़ गई है। तो अब इसके रिपरकशंस यही है, IBS। तो सब फेस कर रहे हैं। लेकिन जब तक मशीन बिल्कुल जवान रहती है तो ज्यादा इम्पैक्ट आता नहीं है। 30 प्लस होते ही हिट करने लगता है, BP, शुगर, फलाना ढिमाका, ये सब बीमारियां का केंद्र बन जाता है शरीर। और फिर परफॉर्मेंस कहां से आएंगे? हम प्रोडक्टिविटी की बातें करते हैं कॉर्पोरेट्स में। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब अगर इस पे अगर हमने अटेंशन नहीं करा और टाइम पे हैबिट्स वैसी नहीं बनाई, तो मेरा ये है कि यार बिल्कुल आप शुद्ध तो हो नहीं सकते हो, लेकिन आप साथ साथ कर सकते हो। जैसे मैं पर्सनली करता हूँ, मैं बाहर खाने जा रहा हूँ, मेरी शादी हो गई, मेरी वाइफ है, बच्चे हैं, मैं बाहर जा रहा हूँ, तो मैं पहले पपीता और गुआवा खा लूंगा, पपाया एंड गुआवा। मैं एक एंटीडोट पहले तैयार कर रहा हूँ। अच्छा। कि फाइबर चला गया अंदर, अब झेल लेंगे। अच्छा। अब टिकिया खा लेंगे, आलू टिक्की खा लेंगे। तो मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये चलता है पर्सनल लेवल पे। तो मैंने देखा व्हाई नॉट, मेरे को इसे लोगों तक एक टेक के फॉर्म में लेके जाना चाहिए। वेरी सिंपल। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योर्स को जो मिशन स्टेटमेंट, ये मिशन की बात चल रही थी क्या मैम? यस। सो मिशन के साथ में अलाइन होने की मेरे को ये इंपॉर्टेंट समझ में आती है। फिर अब मैं कुछ भी करूंगा वो मेरे मिशन के साथ ही वो अलाइन होंगे। मेरे कोई भी स्टेप, मेरा कुछ भी एक्टिविटी, मैं कुछ भी करने वाला हूँ, वो उसके साथ अलाइन होती रहेंगी। और वो अलाइन होते होते वो कब इतना बड़ा हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। करेक्ट। Brilliant. Thanks so much for that. In navigating the challenges of scaling, Falhari, right? Can you share some instances where effective goal setting, ye KPIs and all this metrics you were talking about, effective goal setting or adopting key performance indicators, KPIs, how did this play a pivotal role in overcoming the obstacles and achieving your milestones? जैसे मैंने आपको पहले बताया, जैसे कस्टमर रेटिंग और वो जो मैंने KPI बताया कि ऑर्डर प्रिपरेशन टाइम, तो हमारे केस में ये बहुत बड़ा एक मेट्रिक है जो किचन लेवल के ऊपर आप मतलब मेजर कर सकते हो। और उससे पूरा का पूरा गेम सेट हो जाता है। तो KPI बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसे ही हमारा फोकस वहां पहुंचता है KPI के ऊपर कि भाई ये कैसे इम्प्रूव हो, ये इंडिकेटर कैसे इम्प्रूव हो, उससे पूरा बिजनेस अलाइन हो जाता है। हमारी सिरदर्दी खत्म होती है। हम लोग इतने अलाइन हो जाते हैं तो हम लोग प्रोडक्टिव बहुत हो जाते हैं। अगर मैं कहूंगा KPI अगर वेल डिफाइंड हो, सो जो KPI डिफाइन कर रहा है वो भी प्रोडक्टिव हो जाएगा। और उसकी पूरी उससे जो अलाइन करती है टीम, वो भी प्रोडक्टिव हो जाएगी। तो KPI बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं मतलब किसी भी बिजनेसेस में। तो हमारे बिजनेस के अंदर जो मैंने आपको 2 पॉइंट्स ये बताए, और बहुत सारे ऐसे KPIs हैं जो कि डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको हाइजीन की बात बताई, फूड इंडस्ट्री में हाइजीन को कंसिस्टेंट रखना और उसके ऊपर चेक्स लगाना, उसके इंडिकेटर्स डिफाइन करना, वो मेरे को लगता है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज देखिए मैम, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री है उनके हाथ में भी झाड़ू दिखती है। करेक्ट। वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि उसको झाड़ू उठानी पड़ती है। करेक्ट। कि अलाइन करने के लिए देश को कि भाई सफाई सबसे इंपॉर्टेंट है। जो राहुल ने एक बार मेरे को 2017 की बात है, जब वो फलहारी के साथ काम नहीं कर रहा था। What does Rahul do? राहुल मेरा पार्टनर है। He is your partner. Okay. He is my partner. Yeah. So हम लोग साथ में रह रहे थे। तो राहुल ने मेरे को हम घर में गंदगी हो रखी थी। सो राहुल ने मेरे को एक लाइन बोली, मेरा गुलशन, अगर भाई अपने मन की सफाई करनी है ना,
क्योंकि उसको समझ में आता है कि इसको यही बातें समझ में आएगी। थोड़ा सा अगर थोड़ा स्पिरिचुअल टाइप की कुछ बात कहूंगा तभी इसको कुछ समझ में आएगा। राहुल को ये पता है। अच्छा। तो उसने बोला कि देख भाई, अपने मन की अगर सफाई करनी है ना तो हमें आसपास की सफाई करनी पड़ेगी। एक ही तरीका है। मेरे वो बात समझ में आ गई। अच्छा। तो अब वो मुझे बार बार रिमाइंड कराता रहता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है मैम, हाइजीन एक ऐसी चीज है कि आप अपने लेवल में मेंटेन करोगे, कंपनी लेवल पे, करेक्ट, और एक हर पर्टिकुलर इंडिविजुअल लेवल पे उसके चेक्स। अब मान लो कहीं कैमरा नहीं लगा हुआ है तो एक चेक हो गया, एक केपीआई हो गया कि भाई कैमरा हर जगह लगा होना चाहिए, अगर वहां नहीं है तो लगाओ। ऐसे बहुत सारे मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स हो गए कि आपको चेक रखना पड़ेगा, जो एक बहुत सब्जेक्टिव चीज है। उसको कैसे आप एक इंडिकेटर बनाओगे कि यार आप ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑर्गेनाइजेशन में कि हाइजीन आपको हर जगह मेंटेन करनी है, उससे प्रोडक्ट कॉम्प्रोमाइज होगा। करेक्ट, करेक्ट, स्पेशली इन योर इंडस्ट्री, इन फूड इंडस्ट्री एकदम वेरी इंपॉर्टेंट। और आप उस पर चेक नहीं रख रहे हो सो आप फिर धीरे धीरे आप मार्केट से आउट हो जाओगे। हाइजीन की बात, वी स्पोक अबाउट समथिंग अबाउट हाइजीन। वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करते हो आप लोग? मैम बहुत अच्छा सवाल पूछा। वेस्ट मैनेजमेंट ही प्रोडक्ट लाइन की जो है फलहारी की, इट्स ऑल रिलेटेड टू वेस्ट मैनेजमेंट। तो हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट ऐसे करते हैं कि हम लोग हर 2 घंटे के अंदर हमारे फ्रूट्स की चेकिंग होती है जो इन्वेंट्री में है। फिर उसके बाद में जो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि हम लोग जिस तरह प्रोक्योर कर रहे हैं, हम प्रोक्योर ही उतना करते हैं कि 1 से 1.5 दिन के अंदर वो कंज्यूम हो जाए। फर्दर अगर कंज्यूम नहीं होता है कोई भी फ्रूट, हम उसे डीफ्रीज कर देते हैं, जिससे कि वो ज्यादा ना खराब हो, सड़े ना, और वो फ्रेश रहे, हम स्मूदीज में यूज कर पाए। ज्यादा राइप होने पे हम स्मूदीज में यूज करने के लिए उसको डीफ्रीज कर देते हैं। ऐसे हम वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करते हैं। वेस्टेज कंट्रोल में वही मैंने आपको बताया कि ये बहुत इंटरलिंक्ड है। हाइजीन और वेस्टेज कंट्रोल जो है ये बहुत ही इंटरलिंक्ड है। पहला स्टेप है, अगर आपकी किचन हाइजीनिक है, आपके जो जितना भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके शेल्फ्स हैं, आपके फ्लोर हैं जहां हम लोग कुछ मटेरियल रख रहे हैं, वो अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है, वो अच्छे से क्लीन है, तो आपके फ्रूट्स भी साफ सुथरे रहेंगे। करेक्ट। वो ज्यादा जल्दी राइप नहीं होंगे, वो सही से सॉर्टेड है। भाई केले को मतलब एप्पल के साथ नहीं रखना, उनके साथ नहीं रखना। ये कुछ साइंस है कि आपको ज्यादा मतलब रेट ऑफ राइपनिंग पाइनएप्पल को किस तरह रखना है। तो वो सारे हमारे सिस्टम और एसओपी बने हुए हैं कि किस तरह हम कौन सा फ्रूट रखेंगे, कैसे सॉर्टिंग होगी और कैसे उनकी चेकिंग होगी। वो सारी, और किस टाइम पे होगी चेकिंग, वो सारी चीजें रिलेटेड है वेस्टेज कंट्रोल से। ओके, अच्छा। तो ये हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली करते रहते हैं थ्रू आउट द डे। और रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जो इंचार्ज होता है, किचन इंचार्ज, वो ये मतलब रिपोर्ट करता है डेली, उसको लिखता है, लॉग्स में डालता है। बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं हम लोग, जिससे कि वेस्टेज मैनेज हो पा रही है। मतलब बिलो 5% में कह सकता हूँ। और कई किचन में तो बिल्कुल वेस्टेज है ही नहीं, कि क्योंकि स्टॉक आउट ही हो जाता है, सब बिक ही जाता है, एक दिन में ही खत्म हो जाता है। अच्छा। तो कई किचन में नहीं है, जैसे बैंगलोर की हमारी एसजी पाला किचन है, वहां पे मतलब हम लोगों का ऑर्डर्स ही इतने हैं, तो वो स्टॉक आउट ही हो जाती हैं। अच्छा, अच्छा। तो नहीं होती, बाकी हम डीफ्रीज कर ही देते हैं। Fantastic. Great. Just to wrap up, for young entrepreneurs inspired by your success story, what are the key lessons and principles that you would like to share with them to help them overcome the hurdles and achieve their goals in this business model? क्या मन में रखना चाहिए young entrepreneurs को when they get into entrepreneurship, and what are some of those hurdles that they may face that they should overcome? So मतलब इन जनरल एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं या स्पेसिफिक टू माय डोमेन? इन जनरल एंटरप्रेन्योरशिप. So, I mean, especially the young entrepreneurs, right? A lot of us see that today young entrepreneurs, they get very inspired by those big success stories, and they think entrepreneurship is an easy game. It's not, right? So what is that advice that you have for other young entrepreneurs who want to get into this space? What should they be wary of? So मुझे एक ही चीज़ लगती है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, बी रिस्पॉन्सिबल। अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो फॉर वट एवर एक्शंस यू आर टेकिंग, चीज़ें ओवरनाइट होंगी नहीं। आपको मतलब कुछ आपसे कुछ गलत होगा, कुछ सही होगा, तो उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। थोड़ा अगर एडवांस स्टेज में स्टार्टअप हो जाता है तो फिर वो टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप ऊपर आ जाती है।
तो उसमें आप किसी और की गलती नहीं निकाल सकते कि इससे वैसा हो गया, उससे वैसा हो गया। आपको सब अपने ऊपर लेना पड़ेगा। ये ओनरशिप मुझे लगता है ये एटीट्यूड है। अगर ये एटीट्यूड होता है ऑटोमेटिकली नेचर उससे आदमी से बिजनेस करवाने लग जाता है, अगर ये एटीट्यूड आ जाता है तो। ओनरशिप का एटीट्यूड मुझे लगता है एंटरप्रेन्योर, ये आजकल इतना हुआ हो गया है मार्केट में कि भाई एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा, पीयर प्रेशर में है लोग। मैं आज यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ मैम, सो लोगों को ये दिमाग में है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत ही फैसिनेटिंग मतलब लाइफस्टाइल है, मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे ये करना है, वो करना है। मैं बोलता हूँ इतना ज़्यादा प्रेशर मत लो भाई, कॉलेज में अपनी लाइफ एंजॉय करो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। वहाँ तुम पढ़ रहे हो, चाहे जो भी पढ़ रहे हो, एक ही चीज़ पढ़ रहे हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। मैं परसों मैम एक उसमें था यूनिवर्सिटी के अंदर इनवाइटेड था एज अ पैनलिस्ट। तो उसी यूनिवर्सिटी के 2 लोग और पैनल पे आए हुए थे। बैटेक्स करके एक बैटरी कंपनी, उसके फाउंडर्स थे। द कंपनी इज वैल्यूड ओवर 400 crores and they are the alumni of that university, BML Munjal University, Hero Group से रिलेटेड। सो उसने एक बहुत अच्छी बात बोली कि बोला मैं 28 बैकलॉग्स थे मेरे, मैंने लेकिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ा पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, बिजनेस अवेयरनेस के ऊपर, और सी वेयर आई एम नाउ। सो बहुत छोटी सी बात कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं क्या एक चीज कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, उसकी पूरी ओनरशिप ले रहा हूँ कि मैं पढ़ाई की ले रहा हूँ या घर में काम करने वाली महिला सफाई की ले रही है, बच्चों की ले रही है, वो एक एंटरप्रेन्योर है बाय डिफॉल्ट। देर सवेर उसके थ्रू बिजनेसेस होने लगेंगे, नेचर करवा लेगा ऐसे लोगों से बिजनेस। तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट योर टास्क। डेली एक लाइफस्टाइल वैसी डेवलप करनी है कि आप ओनरशिप ले रहे हो कि अगर गलत होता है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑफिस में क्या होता है, 5 बज गए, मेरा काम खत्म, अब ठीक हो तो ठीक है, गलत हो तो गलत, मैंने कर दिया मेरा। अब वो सामने वाला गलत कर रहा है तो उसकी गलती है। लेकिन ऐसे कुछ लोग, जैसे हम लोग इतना आजकल लिंक्डइन पे देखते हैं, ओयो माफिया, पेटीएम माफिया, ये माफिया, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने मतलब कॉर्पोरेट जॉब में, जब वो जॉब में थे, वो इस लेवल की ओनरशिप से काम करते थे कि वो जॉब करते करते ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों के मतलब कंपनियों के फाउंडर बन गए। उन्होंने सोचा थोड़ी ना था कि मैं फाउंडर, मैं ये कंपनी चलाने वाला हूँ, ये ओनरशिप से अपना काम कर रहे थे। नेचर ने उनसे वो बिजनेस करवा लिया। वेरी गुड। तो बस इट्स वेरी सिंपल। इसका मतलब वी हैव टू बी इन द प्रेजेंट एंड व्हाटएवर वी आर डूइंग इन द प्रेजेंट, उस पे कंप्लीट डेडिकेशन और ध्यान देना है। बिल्कुल मैम। राइट? Fantastic. Thanks a lot, Gulshan. I have a rapid fire round for you. We want the audience to know you better as a person. So I'm just going to ask a few questions, okay? Sure. So, please tell about your favorite color. White. White, okay. Your favorite food. Favorite food? Other than fruits. Pani puri. Pani puri, okay. Who do you text the most? Text the most? Preetam, my manager. Your manager, okay. Who's your favorite actor or actress? Actress Madhuri Dixit. Okay. Any favorite movie? Dil to Pagal Hai. Acha. Which is your favorite vacation destination, if you have one? So मैं ज़्यादा घूमने फिरने का मेरा रहता नहीं है। मेरे दोस्त मेरे को ले जाते हैं तो चला जाता हूँ मैं, लेकिन मुझे हिमाचल प्रदेश पसंद है। Himachal Pradesh, okay. Any specific? प्लेस? धर्मशाला के आगे एक जगह है, क्या नाम था उसका? धर्मशाला ही। Okay. धर्मशाला स्पेसिफिक। Fair enough. What is your favorite pastime when you are free? If you have free time, Yes. you're such a busy entrepreneur. When you have free time, what do you like to do? Nothing. Nothing. Okay. Just मेरे को सबसे ज़बरदस्त वही चीज़ लगती है। Okay. नथिंग, कुछ नहीं, मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, अकेले बैठे हैं, कुछ नहीं सोच रहे, मज़ा आता है बहुत। तो मैं करता हूँ ये डेली। Okay. सुबह गार्डन में, अच्छा। तो गीता पार्क करके एक जगह है, सो मैं अगर कहूँगा वो मेरी फेवरेट प्लेस है, द मोस्ट फेवरेट प्लेस, मैं वहाँ डेली जाता हूँ। Okay. Okay. एंड जो मेरे गुरुजी का स्थान है, सो मैं वहाँ जाता हूँ फ्री टाइम में, Okay. उनके पास Fantastic. बैठ जाता हूँ उनके पास जाके बस। तो ऐसा। Okay. Any specific topic you like to discuss?
उनके साथ गुरु के Yes. साथ नहीं, वो कुछ बोलते हैं बस, अगर वो कुछ बोलते हैं तो सुनते हैं और नॉर्मल बातें होती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि वहाँ पे कुछ ज्ञान गंगा बह रही है या कुछ वो बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, अच्छा। नॉर्मल। वो जितना टाइम होता है वहाँ उनके साथ बैठता हूँ, तो बस। Are you a morning person or a evening person? Morning. You're morning. So what time do you wake up? इसमें मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ अभी। मैं चाहता हूँ सुबह 4 बजे उठना, लेकिन मैं 4 बजे उठ नहीं पा रहा, अच्छा। और उसकी वजह से एक इंटरनल वो चल रही है, मतलब लड़ाई चल रही है मेरी अच्छा। खुद के साथ। मेरा सच में एम ही ये है कि पर्सनल लेवल पे मैं सुबह 4 बजे उठ जाऊँ, ठीक है, और मैं सुबह 10 साढ़े 10 बजे खाना खा लूँ, शाम को 5 साढ़े 5 बजे खाना खा लूँ, सब कुछ हो जाएगा फिर। मुझे ऐसा लगता है, और मैंने ऐसा रूटीन फॉलो किया है, और वो मिस होता है तो वो स्ट्रगल चलती है, फिर मैं वापस आता हूँ, फिर चलती है, फिर आता हूँ, लेकिन मैं अब तक वो अचीव नहीं कर पाया हूँ कंसिस्टेंटली, एंड आई वांट टू अचीव दैट। Okay. So that's your goal. हाँ, मुझे वो लगता है। All right. What kind of taste do you like? Do you like spicy food? Spicy. Spicy. You like spicy food. Okay. Who is your favorite historical personality? हिस्टोरिकल ओशो। Okay, great. And what motivates you the most? Any specific motivational person you like? Motivational person that now I have found my guru. So He's your biggest yeah, motivator. he is the biggest motivator, and the personality, the Krishna. Okay. The personality that's And why? बिकॉज वो जो कैरेक्टर है वो बहुत स्पॉन्टेनियस है, कुछ भी डिफाइन नहीं है, आप उसके ऊपर कुछ ये नहीं कह सकते कि अगर ये होने वाला है तो ये आदमी ऐसे करेगा, यू कांट प्रिडिक्ट, इट्स अनप्रिडिक्टेबल, मतलब वो प्रिडिक्टेबल नहीं है, तो मुझे वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं जो प्रिडिक्टेबल नहीं है। अच्छा अच्छा, वेरी नाइस, थैंक यू। डू यू हैव एनी फेवरेट कोट? कोई फेवरेट कोट या कोई फेवरेट सेइंग? आर स्लोगन, आप कर्म करें फल की चिंता फलहारी पे छोड़ें। Fantastic. Who is your? Do you have a mentor, and what is the best advice that you have received in life? सो मेरे वही गुरुजी हैं, तो वो अभी मेंटर मेरे वही हैं, मतलब मेंटर। उन्होंने एक लाइन कही थी कि तू जितनी रोटी का हकदार है उतनी ही खा। तो उससे अर्थ ये है कि उन्होंने ऐसे बोलता कि अगर हम प्रकृति के लिए जितना कर्म कर रहे हैं, अगर उतना ही इनटेक करेंगे ना तो सब कुछ सही चलेगा। तो आज जैसे फॉर एग्जांपल ये नहीं मतलब है कि हमारे पास सब कुछ है तो हमें उस टाइप से उन चीज़ों का इनटेक करना है। मेरे पास रोटी है आज घर में, या मेरे पास सब है, क्या आज मैंने इतना वैल्यू ऐड किया है? तो क्या मेरा हक है उस चीज़ पे? मेरे पास है उससे मतलब नहीं है, क्या मेरा हक है? तो वो मेरे को बहुत इम्पैक्ट किया था। मैं वो भूल जाता हूँ बार बार, लेकिन फिर मेरे को जब याद आता है सो मैंने वो लिख रखा है। अच्छा। तो मैं वो डेली कुछ है लाइंस, पर्सनल लाइंस हैं, ओके। तो मैं वो पढ़ता हूँ डेली सुबह उठ के। तो वो उनमें बहुत सारी चीज़ें उनसे जब संवाद हुआ है, जब बैठे हैं, तो उन्होंने कुछ चीज़ें वन लाइनर्स दिए हुए हैं, तो मैं वो लिख लेता हूँ। वो लिख के वो डेली साधना। हाँ, डेली मैं वो पढ़ लेता हूँ एक बार। अच्छा। एक बहुत बेसिक चीज़ें कि आप आलस और अहंकार साथ साथ चलते हैं। तो आलस और अहंकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और मतलब जितना आप गॉडलीनेस के करीब आना चाहते हो उतना ज़्यादा आलस खत्म होना चाहिए। आलस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू गॉडलीनेस। राइट। सो आलस नहीं आना चाहिए। जैसे ही आलस आ रहा है उसको तोड़ो और लग जाओ कर्म में। तो वो एक लाइन बोलते हैं, मन को लगा दे राम में और तन को लगा दे काम में, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। Fantastic. Thank you for sharing that. What is the favorite? What have you learned, or what is it that you have learned that you would like to share with others? One or two points that has deeply impacted you that you would like to share with the audience and with the other entrepreneurs who are listening to you? वो उन्हीं से सीखी है जो चीज़। लाइट की स्पीड होनी चाहिए एक्शंस में, कोई विचार नहीं आना चाहिए बीच में।
और जो भी कर रहे हो मतलब डेली बेसिस पे अपने आलस्य को भगाने के लिए करो, सब चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। ये मैं मतलब ये मुझे लगता है जब भी आप आपके दिमाग में ज़्यादा विचार हो जाते हैं, वो मोटिवेशन आएगी कहाँ से? एक्शन से आएगी। तो इसलिए कर्मा इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस जो बोली है कि वर्क इज अ हायर ग्रेड ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी ये बोलता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मेरे को लगता है Can you just repeat that for? सो कर्मा जो कृष्ण बता रहा था अर्जुन को, सो मतलब वो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही है एक तरीके से, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वर्क इज अ हायर ग्रेड ऑफ एनर्जी, कि वर्क पूरी तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन एनर्जी तो एनर्जी को हम यहाँ अगर सिंबलाइज करें, एनर्जी इज फल, आउटकम। सो वॉट एवर वर्क वी आर डूइंग, जो एनर्जी आ रही है, जो एनर्जी मतलब चाहे वो मनी है, चाहे वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, चाहे वो नींद है, तो वो जो एनर्जी है, वो एनर्जी जो फल है या आउटकम है, तो उसके वर्क पूरी तरह उसमें कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन जो आप सोचने में लग गए अगर क्या मेरे को फल मिलने वाला है, तो उससे वर्क नहीं होगा पूरी तरह। तो वर्क इज अ हायर ग्रेड ऑफ एनर्जी। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही समझा रहा है उसे, तू कर्म कर और चिंता मत कर फल की, क्योंकि अगर तू चिंता में लग गया तो एक एनर्जी तेरी कंज्यूम हो गई चिंता में, तो वर्क पूरी तरह हो नहीं पाएगा। तो जो लॉस है एंट्रोपी का, वो चिंता है। Correct. Superb. So one last question I have for you. What is the secret of the universe that you would like to learn? Knowing myself. Brilliant. Self-awareness. Is the secret. Correct. और what have you learnt about yourself so far? आलसी हूँ और उससे मतलब कोशिश कर रहा हूँ वहाँ से निकलने की। Thank you so much, Gulshan Sharma. That was fantastic insights from you, and very nice to know about you, not just as an entrepreneur but as a person. And I hope our audience will take inspiration from you and look at entrepreneurship from a very different lens, rather than get hyped up about the inflated success stories that we hear about in the market. So thank you so much for sharing that. I'm very sure that the youngsters watching this will be very inspired from you. Is there any way they can reach out to you if they have any questions, or if they want to invite you? LinkedIn. Okay, that's the best way to connect with you. Yes. Fantastic. Thank you so much once again, and we'd love to have you again and discuss more aspects and dimensions of entrepreneurship.